नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी बिल्कुल सिंपल और आसान ज़ुबान में। मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। आज का हमारा अहम मौजू है हाउ टू डिटेक्ट हार्ट प्रॉब्लम्स एट अर्ली स्टेज। दिल से जुड़ी बीमारियां आजकल हर उम्र के लोगों में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अगर इनकी पहचान शुरुआती स्टेज में हो जाए तो इन्हें कंट्रोल करना काफ़ी हद तक मुमकिन होता है। अक्सर हम थकान, सांस का फूलना, सीने में हल्का दर्द या धड़कन का तेज़ होना जैसे साइंस को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो दिल की प्रॉब्लम्स के अर्ली सिग्नल्स हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौन से अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कौन से टेस्ट दिल की बीमारी को वक्त पर पकड़ सकते हैं और कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस आपके दिल को हेल्दी रख सकते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल्स हैदरगुड़ा हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव गर्ग। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। थैंक यू। कैसे हैं आप? फाइन। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हार्ट डिजीज़ होने का या हार्ट प्रॉब्लम्स होने का मेन कॉज क्या होता है एक इंसान में? हार्ट डिसीज़ दो टाइप के होते हैं। एक खून की रगों में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, जिसके कारण अपने को हार्ट अटैक आता है। और दूसरी तरह की बीमारी होते हैं स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज़, यानी पैदाइशी हो सकती हैं या अक्वायर्ड हो सकती हैं। तो पैदाइशी में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए, कॉम्प्लेक्स हार्ट डिसीज़ होती हैं, जिनको ऑपरेशन या बिना ऑपरेशन के तरीके से ठीक कर सकते हैं। फिर तीसरी तरीके की बीमारी होती है कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज़, जिसके कारण पेसमेकर और अन्य यंत्र लगाना पड़ते हैं अपने को। तो इन तीनों प्रकार के बीमारियां आजकल डिटेक्शन इजी हो गया है, पर जो मेन आपका मुद्दा है वो है हार्ट अटैक का। और हार्ट अटैक आजकल जो पहले 20 साल पहले करीब 40 साल के नीचे अपन नहीं पाया करते थे, आजकल 20-25 साल में भी लोग हार्ट अटैक से हॉस्पिटल में आते हैं। और ये डेफिनेटली एक कंसर्न का कारण है इंडिया में। अकरेंस ऑफ हार्ट डिसीज इन यंगर एज ग्रुप इज ए बिग इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न। अब ये एज ग्रुप की तो हम आगे थोड़ी देर में बात करेंगे, बट आप हमें ये बताइए कि हार्ट प्रॉब्लम्स के ये जो कंडीशंस होते हैं, ये कौन सी कंडीशंस को कंक्लूड करते हैं? आप थोड़ा उस पर हमें बताइए। हार्ट के प्रॉब्लम्स बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक है जल्दी ब्लड प्रेशर आना, जल्दी मोटापा आना और जल्दी शुगर का आना। ये 3 मेन कारण हैं। उसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी अपन डेली कोई एक्सरसाइज ना करें, दिन भर टेबल चेयर पे बैठे रहें, और काउच पोटैटो जिसको बोलते हैं, दिन भर अपन बैठे बैठे खाते। तो ये लाइफस्टाइल में बदलाव लास्ट 25-30 साल में आया है। और ये इसलिए आया है क्योंकि अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब है गांव के लोग शहर में आ रहे हैं और शहर में बसने के लिए जॉब के लिए आते हैं, तो उनको जॉब स्ट्रेस होता है। फिर पैसे अच्छे से आते हैं तो खाना पीना ज़्यादा करते हैं, और इस दरमियान अपना एक्सरसाइज करना भी भूल जाते हैं। गांव में रहते हुए लोग खेत में काम करते थे, मेहनत करते थे, और आजकल इवन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बढ़ गई है। पहले लोग साइकिल यूज़ करते थे, चलते थे, आजकल कार, स्कूटर का प्रयोग करने से सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ गई है। और इसके कारण अपने को हार्ट डिसीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ गया है और कम उम्र में भी आना चालू हो गया है। अब ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना क्यों इतना ज़रूरी होता है? बिकॉज कई बार हर चीज़ में ये देखा जाता है कि लोग इसे सिर्फ नेग्लेक्ट करते हैं। सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम्स ही नहीं, कोई भी ऑर्गन प्रॉब्लम्स आप ले लीजिए या कोई भी डिजीज़ ले लीजिए, ज़्यादातर लोग निग्लेक्शन में ही चले जाते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि हार्ट प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हार्ट प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी जल्दी अपन डिटेक्ट करें उतना जल्दी अपन इलाज चालू कर सकते हैं, और इलाज चालू करें तो लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। एक बार हार्ट प्रॉब्लम आता है तो उसको अपने को ज़िंदगी भर रहना पड़ता है उसके साथ, पर यदि अपन प्रॉपर फॉलोअप और ट्रीटमेंट फॉलो करें तो लॉन्जिविटी बढ़ जाती है।
अनडिटेक्टेड हार्ट डिसीज़ में जो मॉर्टेलिटी यानी मरने का खतरा और मॉर्बिडिटी यानी जिसके कारण हार्ट डैमेज होके बार बार अस्पताल में एडमिट होना और लाइफ में काम नहीं कर पाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब खतरों से बचने के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब अगर अर्ली डिटेक्ट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम डिले करेंगे, तो इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, आप हमें वो बताइए। अपन अर्ली डिटेक्ट नहीं करें तो ब्लड प्रेशर अपन एक एक लेते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स को। ब्लड प्रेशर यदि अपन जल्दी डिटेक्ट नहीं करें तो ब्लड प्रेशर 90% लोगों में क्यों आता है कारण नहीं पता चलता, इसको बोलते हैं इडियोपैथिक। और 10% लोगों में अपने को कारण रहते हैं, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, एंडोक्राइन कॉज, फियोक्रोमोसाइटोमा, कशिंग सिंड्रोम, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड, देन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, टाकायासुस, कोआक्टेशंस और कई दवाइयाँ जो अपन OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, जैसे नाक बहने की दवा, नेज़ल डीकंजेस्टेंट, दर्द की दवा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मोस्ट कॉमनली अपन यूज़ करते हैं एस्लोफिनैक और डाइक्लोफिनैक सोडियम, देन OCP यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इन सब से ब्लड प्रेशर बढ़ने की गुंजाइश रहती है, पर ब्लड प्रेशर अपन जल्दी डिटेक्ट करें तो फालिश का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण फालिश आने के चांस, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक आने के चांस, किडनी फेलियर, किडनी डैमेज के चांस, आंखों की रोशनी जाने का चांस और मर्दानापन जाने का चांस नॉर्मल आदमी से 3 गुना ज़्यादा रहता है। और यदि अपन ब्लड प्रेशर को जल्दी डिटेक्ट कर लिए तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस अपन डिले कर सकते हैं। जो चीज़ बिना डिटेक्टेड 5 साल या 8 साल BP के रहने से आती है, यदि अपन ट्रीट करें तो करीब करीब 20-25 साल बिना ये आए उम्मीद कर सकते हैं कि आदमी जी सकता है। अब BP से हटके और कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें हार्ट प्रॉब्लम्स अभी आने के चांसेस है बोल के? जो अदर सिम्टम्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सांस फूलना। जरा से काम पे सांस फूलना अच्छी बात नहीं है, और कभी कभी जब अपने को डायबिटीज़ रहती है तो सांस फूलना इज़ इक्वलेंट टू एंजाइना। एंजाइना इज़ हार्ट पेन जो दौरान खून कम होने से आता है, और एग्जर्शन करते समय छाती में भारीपन, आदमी छाती पे हाथ ऐसे रख के बोलता है मेरे को भारीपन लग रहा है और मैं रेस्ट लेने से ठीक लगता है, तो दिस इज़ टिपिकल एंजाइना। पर डायबिटिक लोगों में कभी कभी ये नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो सेंसेशन कम हो जाता है। तो ये कैसे मैनिफेस्ट करता है, उसको सांस फूलती है, ज़रा काम करे, फर्स्ट फ्लोर चढ़ेगा, टॉयलेट जाएगा, या बेदिंग करते समय या मिनिमल एग्जर्शन पे भी सांस फूलना चालू हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। फिर एक और साइन है धड़कन, हार्ट रेट बढ़ जाना। अब हार्ट रेट कैसे बढ़ेगी, जनरली अपने को जितना कार्डियक आउटपुट होना है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो यदि अपना मोटापा ज़्यादा है, मोटापे को ज़्यादा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, एवरीवन शुड कैलकुलेट देयर BMI। BMI का मतलब क्या है, वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। नॉर्मल इंडियन BMI 25 के नीचे होना चाहिए, आइडियली औरतों में 23 से 24 और आदमी में 22 से 24 रहना चाहिए। यदि 25 के ऊपर रहा तो ओवरवेट रहता है, और 30 के ऊपर रहा तो ओबेसिटी बोलते हैं अपन। तो ओबेसिटी में हर 1 किलो एक्स्ट्रा होने से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आदमी यदि 15-20 किलो ज़्यादा है तो वैसे ही हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, तो ज़रा एक्सर्शन करें तो हार्ट रेट बढ़ जाती है और हार्ट की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। कम हो जाती का मतलब है एग्जॉस्ट हो जाती है, ऑप्टिमल रेट में पहुंच गए, तो इसलिए सांस फूलती है। दिस इज नोन एज डायस्टोलिक डिसफंक्शन। हार्ट का रिलैक्सेशन अबनॉर्मल हो जाता है BP के कारण, और हार्ट रेट नॉर्मल टाइम ही बेसिक हार्ट रेट ही आपकी ज़्यादा रहती है, और ज़रूरत पड़ने पे जब हार्ट ज़्यादा काम करता है तो मिनिमल एक्सर्शन पे भी सांस फूलना चालू हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट डिसीज़ का। तीसरा है धड़कन। हार्ट रेट बढ़ने से आदमी को he will feel the sensation of heart rate, so that is also not good. This is known as palpitation, and this points towards conduction abnormalities. Most common क्या रहता है, paroxysmal supraventricular tachycardia और atrial fibrillation। ये 2 important common एरिथमियाज होते हैं जिसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
आजकल लॉन्जिविटी बढ़ गई है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन का इंसिडेंस 65 साल के बाद करीब करीब 20% लोगों में हो सकता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन होने से स्ट्रोक आने का रिस्क बढ़ जाता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एट्रिया 2 होते हैं और वेंट्रिकल। एट्रिया करीब 35% कंट्रीब्यूट करता है कार्डियक आउटपुट को और वेंट्रिकल करीब 65%। और जब एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो ये एट्रियल कंपोनेंट खत्म हो जाता है, तो आदमी को केवल 65% कार्डियक आउटपुट मिलता है और इसके कारण ज़रा से काम करने पे उसको सांस फूलती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन यदि पेशेंट में हुआ तो 2 खतरे हैं, एक तो सांस फूलती है और दूसरा इर्रेगुलर हार्ट रेट रहने से एट्रियम में ब्लड क्लॉट होने के चांस रहते हैं, जिसके कारण फालिश यानी स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। तो इसको भी डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो धड़कन यदि इर्रेगुलर है तो एट्रियल फिब्रिलेशन रहता है, और तेज़ी से 140-160 के ऊपर रहती तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं इसको। तो ये दोनों को अपन आजकल नए तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जल्दी डिटेक्ट हो गए तो। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और आरएफ अब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन से ठीक कर सकते हैं और पेशेंट काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है बिना दवाई के। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब ने 2 अहम पॉइंट्स बोले हैं कि सांस जब फूलती है, जब भी आप छोटा काम ही क्यों ना कर लो, स्टेप्स चढ़ना हो गया या बेथिंग हो गया या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम हो गया, तो जब आपका सांस फूल रहा है तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। एंड दूसरी सबसे अहम चीज़ जो डॉक्टर साहब ने मेंशन की है वो है BMI। BMI को यूजुअली अगर हम जिम्स में देखेंगे या कहीं भी हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो लोगों को एक फुल फॉर्म पता है BMI का, बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि जब तक आपको अपना BMI पता नहीं चलेगा, आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि आपका वेट कितना है और आपका इंटेंसिटी कितनी है बॉडी में, या आपके वेट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आप डिटेक्ट कर लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप अपने हार्ट प्रॉब्लम्स को जो है प्रिवेंट कर सके। वेल, अगर मैं वापस से आपके पास सवालों की तरफ आऊँ तो सीने में जो दर्द देता है कई ज़्यादा लोगों को, कभी कभी वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी हो सकता है या कभी ज़्यादा सोचने से या ज़्यादा स्ट्रेस से भी। तो क्या हर सीने का दर्द हार्ट प्रॉब्लम से ही होता है या नहीं, आप हमें वो बताइए। चेस्ट पेन एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, पर जैसे मैंने बताया हार्ट का पेन होता है तो आदमी छाती के ऊपर रख के छाती में भारीपन का महसूस करता है, फिर दैट पेन विल रेडिएट, हाथों में फैलेगा या जबड़ों में फैलेगा या इंटरस्कैपुलर रीजन में फैलेगा और इसके साथ पसीना आएगा और सांस फूलेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हार्ट का है। इसके अलावा ये दर्द अलग अलग कंडीशन से होता है, वो मैं अपन डिस्कस करेंगे अभी। मोस्ट कॉमन कंडीशन है एसिडिटी। एसिडिटी और हार्ट पेन डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैस्ट्रोयूसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज यानी एसिड बढ़ने से मुंह में खट्टापन आएगा और जलन महसूस होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहती है हार्ट के पेन के साथ। फिर दूसरा रहता है पेरिकार्डाइटिस, यानी हार्ट के अतराफ कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम, उसमें इन्फेक्शन होने से उसको भी दर्द हार्ट के जैसे ही रहता है। तो ये दर्द पर सांस नहीं फूलेगी इसके साथ और उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, रुक रुक के सांस लेगा तो, और फीवर की हिस्ट्री रह सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पेरिकार्डाइटिस है। फिर एक और अहम कंडीशन है जो हार्ट पेन से मिमिक करती है, वो है आयोटिक डाइसेक्शन, यानी जो रग हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई करती है उसको आयोटा बोलते हैं। उसके 3 लेयर्स में डिसेक्शन यानी फटने से कभी कभी हार्ट का पेन होता है, और वो पेन और ये हार्ट का पेन डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल रहता है, तो उसको एडवांस टेस्ट अस्पताल में आके कराना ज़रूरी रहता है, उससे अपने को पता चलता है। फिर चौथा मस्कुलर पेन, सिंपल यानी सिंपल वायरल इन्फेक्शन, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, यानी अपनी जो ये रीढ़ की ये क्या बोलते हैं रिब केज है, उसमें कार्टिलेज और बोन का जो जंक्शन रहता है उसमें वायरल इन्फेक्शन होने से भी पेन आता है, जो हार्ट के पेन जैसा लग सकता है और आदमी डर के दौड़ता है अस्पताल कि अरे मेरे को हार्ट अटैक हुआ कि नहीं। तो ये पेन जनरली फीवर और नहीं तो लोकलाइज रहता है, तो इस तरह अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर एक और पेन रहता है गॉल ब्लैडर की तकलीफ, काफ़ी कॉमन है आजकल, आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर स्टोन्स, तो उसका पेन भी इधर रेफर होता है हार्ट के तरफ, तो उसको भी रूल आउट करना जरूरी रहता है। तो ऐसे 6-8 कंडीशन है जो इम्पॉर्टेंट डॉक्टर को सोचना पड़ता है जब पेशेंट चेस्ट पेन से आता है, और धीरे धीरे थोड़े टेस्टों के साथ अपन डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं।
अब जो स्टार्टिंग में आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मेंशन किया था, काउच पोटैटो जो आपने मेंशन किया था टर्म, कई बार ये देखा जाता है कि थकान और वीकनेस से भी कई सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड वो एक छोटा सा साइन भी समझा जाता है। तो थकान और वीकनेस का हार्ट प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है, आप थोड़ा वो हमें बताइए। थकान एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जब कार्डियक आउटपुट ऑप्टिमल में आ जाती है जरा से काम करते समय, तो फटीग बोलते हैं उसको, थकान। तो इसका मतलब है आपका हार्ट या तो कमज़ोर है और या तो आप बहुत ओवरवेट हैं और हार्ट को ज़रा सा भी काम करने में एक्सेस कार्डियक आउटपुट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बेसल जो अपने को ज़रूरत है कार्डियक आउटपुट वही ज़्यादा है। तो ज़रा से काम में भी थकान आती है। तो मोटापे में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आदमी ज़रा सा दूर चले तो फिर थक जाता है, तो इट्स ए विशियस साइकिल। तो वो थक जाता है तो फिर बैठ जाता है, तो और मोटापा बढ़ता है। सो व्हाट इज ए फटीग से और मोटापा बढ़ने की गुंजाइश रहती है। तो वी शुड ओवरकम दिस बाय प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट रेजिम। और यदि इन दोनों से ठीक नहीं होता है तो आजकल काफ़ी दवाइयाँ आ चुकी है। आपने मोंजेरो सुना होगा, वीगोवी सुना होगा। दिस आर न्यू मेडिसिन यूज टू वेट रिडक्शन। उसके अलावा बैरियाट्रिक सर्जरी का भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि इन सब तरीकों से अपन करीब करीब 15-20 किलो कम करने की उम्मीद रखते हैं। और जितना अपन वज़न कम कर पाए डाइट एक्सरसाइज से वो बेस्ट है। और यदि उससे नहीं हुआ तो दवाई और सर्जरी का भी उपयोग कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपन जितना वज़न कम करें उतना हार्ट पे रेस्ट मिलेगा और उतना ज़्यादा अपन काम करने की क्षमता रख पाएंगे। अब मैं एक डाउट यहाँ पे आपका मेरा अपना पूछूंगी, सो दैट आप व्यूअर्स को भी हमारे क्लैरिफाई कर दे। जो मेडिसिन के नाम आपने दिए हैं एंड जो सर्जरी प्रोसेस आपने बताई है, ये कौन से वेट वालों को सबसे ज़्यादा सूटेबल है? क्योंकि कई बार लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं ऐसे, एंड सर्जरी या मेडिसिन के वास्ते चले जाते हैं जो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वो वेट मेंशन कर दीजिए सो दैट वो लोग कॉशियस हो जाए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन सब तरीकों को अपन कब जाएंगे? जब आपका BMI 35 से ज़्यादा हो। तो आज जाके आप सब अपना BMI कैलकुलेट करें, वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, और 35 से ज़्यादा है तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर को, क्या तरीका अपनाएं इसको कम करने का। फर्स्ट अपन डाइट एंड एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद दवाइयाँ लेते हैं। तो ये जो नई दवाइयाँ मैंने बोली, मोंजेरो और वीगोवी, ये इम्पॉर्टेंट है और वेट कम करने में काफ़ी हद तक अपने को मदद करती है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, सडनली आप ये दवाइयाँ बंद ना करें, क्योंकि वेट रिडक्शन जो इन दवाइयों के कारण होता है 70% फैट लॉस होता है, पर 30% मसल लॉस भी होता है। तो ये मसल लॉस को अवॉइड करने के लिए, सार्कोपिनिया बोलते हैं इसको, प्रॉपर डाइट फॉलो करना ज़रूरी है, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक लेना ज़रूरी है। तो डोंट टेक द मेडिसिन ऑन द ओवर द काउंटर, प्लीज़ टेक अंडर ए गाइडेंस ऑफ ए डॉक्टर हु इज़ knowing how to use the drug, and then avoid sarcopenia, that is muscle loss, by taking proper proteins, and don't stop the medicine suddenly. medicine suddenly मत रोकिए आप। most of these medicines जिंदगी भर लिए तो बेहतर है, और आप ये नहीं सोचना कि मेरे 20 किलो कम हो गए तो अब दवाई बंद कर दें। वो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि सार्कोपिनिया होने से आप जैसे ही दवाई रोकोगे फिर से वजन बढ़ना चालू होगा और मसल नहीं बनेगा, तो केवल फैट बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है इन दवाइयों का। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी हद तक ये दवाइयाँ मोटापा कम करने में हेल्प करती हैं। अब डॉक्टर साहब ने जैसे यहाँ पे बताया है कि ये मेडिसिन लेने से आपका फैट लॉस होता है, साथ ही मसल लॉस भी होता है। एक चीज़ मैं भी आपको बताते चलूँ कि अपना मेन आप एम ये रख लीजिए कि बॉडी में फ़ैट निकालना है आपको, मसल नहीं। मसल अगर निकालेंगे आप तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक वीकनेस पे चले जाएगी एंड वापस से वो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए प्रोन हो जाएंगे आप। तो जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया है कि BMI अगर 35 से ज़्यादा है तो ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके वो मेडिकेशंस लेना है। एंड जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि 30 डेज़ के अगर आपको मेडिकेशन लेना है तो 30 डेज़ तक आपको लेना ही लेना है। अगर स्टॉप करने से पहले अगर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आप कंसल्ट नहीं करोगे या गाइडेंस नहीं लोगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया है कि अगर सडन आप रोक दोगे तो हो सकता है कि उसके भी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आएँ। तो मेरी भी राय माने अगर आप, एंड डॉक्टर साहब की भी बात अगर सुने, तो जैसे डॉक्टर साहब ने गाइड किया है उसी तरह आप हर चीज़ को फॉलो करें एंड अपने डॉक्टर के मशवरे से ही, प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिकेशंस को लें और उसी टाइम पे स्टॉप करें। अब मैं आपसे एक और सवाल ये पूछूंगी कि फैमिली हिस्ट्री इस हार्ट प्रॉब्लम्स में कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है? फैमिली हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, पर आपको डेफिनेशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
आदमी को कभी ना कभी तो हार्ट अटैक आ ही सकता है। पर जो फैमिली हिस्ट्री का डेफिनेशन में है, यदि मेल मेंबर आपका फैमिली का यानी फर्स्ट डिग्री पिताजी माताजी, दादा दादी, नाना नानी और मामा मामी और चाचा चाची, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, इनको इन सर्कल में किसी को भी 45 के पहले मेल मेंबर या 55 के पहले फीमेल मेंबर को हार्ट डिसीज़ हुआ, हार्ट डिसीज़ का मतलब है हार्ट अटैक आना या तो उनका एंजियोप्लास्टी बाईपास होना, समझ रहे? तो ये हिस्ट्री है जब भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो 65 साल के बाद तो कई लोगों को हार्ट डिसीज होती है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन फैमिली हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद करीब 20 से 30% लोगों को चांसेस रहते हैं कि जब इन लोगों को हार्ट डिसीज की हिस्ट्री है तो अपने को भी आ सकती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी सर से बात करना था। सवाल ये है कि ज्यादा चलते रहेंगे तो सांस फूलने में वो तकलीफ होती जा रही, क्या इसका हार्ट से कुछ प्रॉब्लम रहता है क्या? बार बार जब सर चल रहे हैं तो उनकी सांस फूल रही है चलने पे भी, तो इसका कोई हार्ट प्रॉब्लम से रिलेशन है क्या, ये सवाल है उनका। डेफिनेटली रिलेशन है। सांस फूलना जैसे मैंने बोला इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ हार्ट डिसीज़ है, और जब आपकी ज़्यादा सांस फूल रही है तो 2 या 3 कारण होते हैं। एक तो अस्थमा यानी COPD बोलते हैं, लंग के कारण हो सकता है, या हार्ट कमज़ोर या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से भी हो सकता है, या डायस्टलिक डिस्फंक्शन, और तीसरा है मोटापा। तो ये, और चौथा है खून की कमी से भी सांस फूलती है। तो यू शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड बाय चेकिंग योर हीमोग्लोबिन, by going to a pulmonologist and getting a ECG echo done apart from clinical examination. अब स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया था कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन ये भी कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम्स पे इफेक्ट करते हैं, तो इसका क्या रोल है, ये कैसे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है इसका, आप हमें वो बताइए। यस, स्मोकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें निकोटिन रहता है जिसके कारण एक्सिलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस यानी फैट जमा होना अपने कोरोनरी आर्टरीज में होता है। उसके अलावा निकोटिन से वेसो कंस्ट्रिक्शन यानी हार्ट को सप्लाई होने वाली आर्टरी और बॉडी की कई आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन यानी दबना होता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई कम होता है। तो देयर इज एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिसीज। फिर स्मोकिंग इज मेजर्ड इन पैक्ड डेज, यानी कितने सिगरेट आप स्मोक पर डे करते हैं, 10 से 20 और 40 के ऊपर। तो जैसे जैसे आप सिगरेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों बढ़ते हैं। स्ट्रोक का मतलब है फालिश और हार्ट अटैक का मतलब है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यदि आप 10 सिगरेट पर डे पीते हैं तो करीब करीब 1.5 गुना नॉर्मल आदमी से आपके हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं, और जब आप 40 सिगरेट पार करते हैं तो करीब करीब ये 4 गुना हो जाता है इंसिडेंस। और हार्ट फेलियर यानी हार्ट अटैक के बाद जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है उसका इंसिडेंस भी दुगना हो जाता है जैसे जैसे आप सिगरेट पीना बढ़ जाता है। अब कौन से टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने से पहले एंड डिटेक्ट करने के बाद भी, वो हमें बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल हर अस्पताल हर डायग्नोस्टिक लैब में कार्डियक पैकेज करके एक टेस्ट होता है। उसमें क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन CBP बोलते हैं, फिर यूरिया क्रिएटिनिन के कारण अपन किडनी टेस्ट पता कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल के कारण कितनी चर्बी है अपने हार्ट में अपने ब्लड में वो पता कर सकते हैं। उसके अलावा ECG, एको और TMT, बेल्ट के ऊपर चलते समय ECG करना, उसको TMT बोलते हैं। और इन सब में तब्दीलियां हैं या आपको लगे स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो कैल्शियम स्कोरिंग भी एक करते हैं CT कोरोनरी एंजियो में, और CT कोरोनरी एंजियो कर सकते हैं। और इन सब में भी यदि आपको अंदाज लग रहा है कि हार्ट डिसीज़ होने के चांस है तो कोरोनरी एंजियोग्राम करना चाहिए। अब CT कोरोनरी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मिनट में हो जाता है ये टेस्ट कोई भी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में जहाँ ये मशीन है। 100 के नीचे CT कैल्शियम है इसका मतलब है आपके हार्ट डिसीज़ नहीं है। 100 से 400 रहे तो हार्ट डिसीज़ होने की उम्मीद बढ़ती है, तो आपको स्टैटिन करके एक दवाई, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेना ज़रूरी है। और 400 से ऊपर है तो अपने को एंजियोग्राम करना ज़रूरी रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और 3 मिनट में हो जाता है। तो कोई भी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ ये कैल्शियम, कोरोनरी कैल्शियम करने की सुविधा है, आप जाके कराइए कार्डियक पैकेज के साथ। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ आदाब, वालेकुम सलाम। मैं समद बोल रहा हूँ।
जी। 2 सवाल है मेरे डॉक्टर साहब से। पहला सवाल है, ये सर्दियों में हार्ट अटैक के और ब्रेन हेमरेज के जो केसेस हैं इतने सारे क्यों बढ़ जाते हैं, अक्सर करके देखा गया है। दूसरा, एक हेल्दी हार्ट के लिए जो डाइटरी हैबिट्स हों, जो एक्सरसाइजेज हों, उसके ताल्लुक से डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं, क्या हम लोग खाएं क्या ना खाएं, एक पब्लिक मैसेज के तौर पर। श्योर। तो ठंड के दिनों में जैसे आपने सही फरमाया कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ते हैं। ये इसका कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्दियों में ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी धमनियाँ अपनी जो नॉर्मल फ्लो है उससे कम हो जाता है ब्लड फ्लो, और जब ब्लड फ्लो कम होता है तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। सेकंड कारण रहता है, ठंड के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, तो उसके कारण भी ब्रेन स्ट्रोक बढ़ने की उम्मीद रहती है ज़्यादा। अब रहा बात आपकी खाने के क्या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल खाने में है, इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो अपन ने उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। एन आइडियल डाइट शुड बी 30 to 40% कार्बोहाइड्रेट, 30 to 40% प्रोटीन एंड 10 to 15% फैट। तो अब कार्बोहाइड्रेट अपन कैसे कम कर सकते हैं? इंडियन डाइट में सबसे ज़्यादा जो अपन खाते हैं वो चावल, तो चावल की मात्रा कम करें। फिर पोटैटो, शकरकंद, इसकी मात्रा कम करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सैचुरेटेड फैट नहीं खाएं। फिर तीसरी चीज़ है रेड मीट। रेड मीट का मतलब है बड़ा गोश्त, बकरी का गोश्त, फिर कंट्री चिकन, नाटी कोड़ी जो बोलते हैं, उसका सेवन, और ऑर्गन मीट, पाया, भेजा, कलेजी कम खाएं। इसका इम्पॉर्टेंस ये है, रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है कंपेयर टू वाइट मीट। वाइट मीट यानी फ़िश और ब्रॉयलर चिकन में कम रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस है। इसके अलावा हरी सब्जी, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाएं अपने खाने में ताकि फाइबर ज़्यादा रहे, तो यू आर नॉट कॉन्स्टिपेटेड। और इसके अलावा नमक कम करें। तो नमक कैसे कम कर सकते हैं? अपनी जनरल इंडियन डाइट में अचार, पापड़, चटनी और टेबल सॉल्ट तो कम करना है। तो सबसे अच्छा प्रिंसिपल ये रहेगा कि टेबल सॉल्ट का आप कंटेनर ही टेबल से निकाल दो ताकि फैमिली विल नॉट कंज्यूम एक्स्ट्रा सॉल्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अचार, पापड़ और चटनियाँ की मात्रा कम कर लें। और फिर रेड मीट जो अपन ज़्यादा खाते हैं उसकी क्वांटिटी कम करें, और इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। अब सबसे आखिर में डॉक्टर साहब, अगर एक छोटा सा पैगाम आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा? सबसे बड़ा पैगाम है, बी फिट नॉट फैट, एक्सरसाइज डेली, measure your blood pressure every 6 months if you are not a hypertensive, it should be less than 140/90, and remember, ये मोबाइल नंबर जैसा अपन रिमेंबर करते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल के फिगर्स, ब्लड प्रेशर के फिगर रिमेंबर करें आप। ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 140/90, कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी बिटवीन 150 to 200, एलडीएल जो सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है, इट शुड बी लेस देन 100 if you are not having diabetes and hypertension and heart disease. If we are having heart disease, diabetes, it should be less than 70, और यदि बार बार हार्ट अटैक आ रहा है तो less than 50, एंड ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस बिटवीन 150 to 250, और HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है that should be more than 50. And lastly, you get your annual checkup done very meticulously so that you detect the problems early. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना प्रेशियस टाइम आपने निकाला एंड इतने अच्छे से बात की इस टॉपिक पे। आई होप ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और मैं आखिर में इतना ही कहेंगे कि दिल हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और इसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हार्ट प्रॉब्लम्स अक्सर चुपचाप शुरू होती है, लेकिन अगर हम अपने जिस्म के छोटे छोटे सिग्नल्स को समझ लें और सीख लें तो बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। थकान, सांस का फूलना, सीने में डिस्कम्फर्ट या धड़कन का बेतरतीब होना जैसे साइंस को कभी इग्नोर ना करें। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, सही डाइट, रोज़ाना एक्सरसाइज और स्ट्रेस को कंट्रोल करना दिल को सेहतमंद रखने में बहुत मदद करता है। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन से ना सिर्फ ज़िंदगी बची जा सकती है बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होती है। अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें, टाइम पर डॉक्टर से मशवरा करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी दिल की हेल्दी ज़िंदगी की पहचान है और छोटी सी सावधानी आपके दिल को लंबी और बेहतर ज़िंदगी दे सकती है। इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। तब तक के लिए बने रहिए मुनसिफ टीवी के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।